हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का अपने परिवार करियर टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग निरंतर बीपीएससी बीएओ ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए एग्रोनॉमी के प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वह है 6। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, समान ताप को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। समान ताप को समान ताप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान ताप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? आइसो आइसोथर्म कहा जाता है। समान ताप को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा दिन कब होता है? क्वेश्चन है, सबसे लंबा दिन कब होता है? क्या पूछा? सबसे लंबा दिन। तो जो सबसे लंबा दिन होता है वह कब होता है साथियों? 21 जून को होता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया था वह किसने किया था? सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण किसने किया था? ट्रोल ने, कॉपेन ने, डिकेंडोल ने, डोकुचेव ने। सबसे पहले जलवायु का वर्गीकरण जो किया गया वह किसने किया था? डिकेंडोल ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में जलवायु खंड को कितने भागों में बांटा गया है? प्लानिंग कमीशन के अनुसार भारत में जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? या प्लानिंग कमीशन के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया? तो प्लानिंग कमीशन के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 15 भागों में। किसके अनुसार? प्लानिंग कमीशन के अनुसार। प्लानिंग कमीशन के अनुसार किसको बांटा गया है? प्लानिंग कमीशन के अनुसार जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? 15 भागों में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट, ओला का सामान्य आकार होता है। बारिश में जो ओले गिरते हैं उनका सामान्य आकार कितना होता है? ओले का सामान्य आकार कितना होता है? 50 से 100 mm, 0.5 से 5 से 50 सेंटीमीटर, 5 से 50 mm, 50 से 200 mm। तो ओले का सामान्य आकार जो होता है वह कितना होता है? 5 से 50 mm। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीवन स्टीवनसन स्क्रीन का मुख मुंह किस तरफ खुलता है? स्टीवनसन स्क्रीन का जो मुख होता है वह किस तरफ खुलता है? तो स्टीवनसन स्क्रीन का मुख उत्तर दिशा में खुलता है। किधर को खुलता है? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में खुलता है। नेक्स्ट, एनेमोमीटर की ऊंचाई कितनी होती है? एनेमोमीटर जो होता है उसकी ऊंचाई जो होती है वह कितनी होती है? किसकी ऊंचाई? एनेमोमीटर की ऊंचाई। तो एनेमोमीटर की ऊंचाई कितनी होती है? 10 मीटर, 4 फीट, 10 फीट, 4 मीटर। तो एनेमोमीटर की ऊंचाई जो होती है वह कितनी होती है? वह होती है 10 फीट होती है। किसकी ऊंचाई? एनेमोमीटर की ऊंचाई होती है कितनी? 10 फीट। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी रेन गेज की चौड़ाई होती है। ऑर्डिनरी रेन गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑर्डिनरी रेन गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 127 mm होती है। किसकी चौड़ाई? ऑर्डिनरी रेन गेज की चौड़ाई कितनी? 127 mm होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित ग्रह गैस सबसे हानिकारक होती है? कौन सी हरित ग्रह गैस है जो सबसे हानिकारक होती है? कौन सी है हरित ग्रह गैस? इसमें से CO2 है, CH4 है, CFC है, N2O है। कौन सी गैस है? जो सबसे, कौन सी एक हानिकारक इसमें से गैस है जो हरित ग्रह है और सबसे हानिकारक है? तो कौन सी होगी? ऑप्शन सी CFC बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, ओवसेर ओवसेर बैटरी की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? ओवसेर बैटरी जो होती है उसकी लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई कितनी होती है?
लंबाई कितनी होती है, उपसेर बैटरी की लंबाई कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है 55 मीटर। तो कितनी होती है 55 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, उपसेर बैटरी की लंबाई कितनी होती है 55 मीटर, चौड़ाई कितनी होती है 36 मीटर होती है, कितनी होती है 36 मीटर होती है। तो लंबाई किसमें है 55, लंबाई है ऑप्शन बी और 36। ऑप्शन बी में क्या है 55 लंबाई, 55 गुणे 56 मीटर लंबाई व चौड़ाई होती है किसकी, ओवर ओसे ओसेर बैटरी की लंबाई। निम्नलिखित में से कौन से बादलों को कपासी बादल कहा जाता है, वह बादल कौन सा है जिसे कपासी बादल भी कहा जाता है, कैसा बादल, कपासी बादल। कौन सा बादल कहा जाता है, कपासी बादल कहा जाता है। तो कपासी बादल किस बादल को कहा जाता है, तो कपासी बादल जो है किस बादल को कहा जाता है, सोरस को, निम्बोस, ट्रेटस को, कुमुलो निम्बस को, कुमुलस को। तो कौन सा बादल है जिसको कपासी बादल कहा जाता है, तो कुमुलस बादल को कपासी बादल कहा जाता है। कुमुलस को क्या कहा जाता है, कपासी बादल कहा जाता है। कुमुलस को क्या कहा जाता है, कपासी बादल कहा जाता है, किसको, कुमुलस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बादल ड्रिजल के लिए उत्तरदायी होता है, ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी के लिए प्रयोग में आता है। किस बादल के द्वारा बूंदाबांदी होती है, कौन सा बादल है जिसके द्वारा बूंदाबांदी होती है, तो कौन सा बादल है, एल्ट्रो स्ट्रेस, सीरस, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। वह कौन सा बादल है जिसके द्वारा बूंदाबांदी होती है, तो कौन सा है, एल्टो स्ट्रेटस, सीरस स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस। तो कौन सा है, स्ट्रेटस बादल बादल इसके द्वारा क्या होती है, बूंदा, स्ट्रेटस बादल के द्वारा क्या होती है, बूंदाबांदी होती है, किसके द्वारा, स्ट्रेटस बादल के द्वारा बूंदाबांदी होती है। नेक्स्ट, मध्यम मौसम, मध्यम मौसम पूर्व अनुमान की अवधि कितनी होती है, मध्यम मौसम पूर्व अनुमान की अवधि कितनी होती है, तो इसकी अवधि कितनी होती है, तो अवधि कितनी होती है, लेस देन 3 दिन, ग्रेटर देन 3 दिन, 3 से 10 दिन, या फिर ग्रेटर लेस देन 10 दिन। मध्यम मौसम पूर्वानुमान की अवधि कितनी होती है, तो इसकी जो अवधि होती है वह कितनी होती है, अवधि होती है 3 से 10 दिन। कितनी अवधि होती है, 3 से 10 दिन। इसकी मध्यम मौसम पूर्व अनुमान की अवधि कितनी, 3 से 10 दिन होती है। नेक्स्ट, राजस्थान की वार्षिक वर्षा होती है, राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, कहां पर, राजस्थान में। कैसी वर्षा, वार्षिक वर्षा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 1194 mm, 1000 mm, 5758 mm, 575 mm। तो राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा होती है कितनी होती है, 575 mm। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होने वाला है। नेक्स्ट, 24 घंटे में प्राप्त 2.5 mm से अधिक वर्षा को कहा जाता है, 24 घंटा में 2.5 mm से अधिक वर्षा को क्या कहा जाता है, 24 घंटे में होने वाली 2.5 mm से अधिक वर्षा जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फसल बरसाती दिन, ड्यूटी कोर। जो जो वर्षा 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक होती है उसको क्या कहा जाता है, उस वर्षा को कहा जाता है बरसाती दिन। क्या कहा जाता है, बरसाती दिन। इसमें क्या होता है, 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। किसमें होती है, बरसाती दिनों में।
अब क्वेश्चन बन सकता है यहां से दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा कि बरसाती दिनों में 24 घंटे में कितनी वर्षा होती है। तो बरसाती दिन में 24 घंटे में कितनी वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है, तो वर्षा होती है 2.5 mm। यहां से एक ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि बरसाती दिन में कितनी वर्षा होती है, तो कितनी वर्षा होती है यहाँ पर बरसाती दिनों में 2.5 mm वर्षा होती है। नेक्स्ट, वर्षा को मापा जाता है। वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, किसको, वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, ड्रेसोमीटर, रेन गेज, रेने गेज, हाइड्रोमीटर, हाइटोमीटर। तो वर्षा को इसमें से किसके द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा, वर्षा को किसके द्वारा मापा जाता है, रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा वर्षा को मापा जाता है, ऑप्शन बी, रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट, यदि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना हो तो, अगर सेंटीग्रेड सेल्सियस को फारेनहाइट में बदला जाता है तो क्या होता है, अगर फारेनहाइट सेल्सियस को, अगर सेल्सियस को फारेनहाइट में बदला जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा समीकरण, तो क्या होगा, डिग्री फारेनहाइट 32 गुणे 5/9 फारेनहाइट बराबर सेल्सियस गुणे 5/9 प्लस 32 फारेनहाइट बराबर सी प्लस 273 फारेनहाइट बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा समीकरण होगा जब सेल्सियस को फारेनहाइट में बदला जाएगा, तो कौन सा समीकरण बनेगा, तो बनेगा फारेनहाइट बराबर सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32, क्या बनेगा, फारेनहाइट बराबर डिग्री फारेनहाइट बराबर सेल्सियस गुणे 9/5 प्लस 32 बनेगा। नेक्स्ट, यदि फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना होता है तो क्या करते हैं, अगर फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना होता है तो क्या किया जाता है, अगर यहाँ पर फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से कौन सा समीकरण बनेगा, तो कौन सा समीकरण बनेगा, डिग्री सेंटीग्रेड फारेनहाइट माइनस, यहाँ पर क्या है बराबर फारेनहाइट माइनस 32 गुणे 9/5, तो कौन सा समीकरण बनेगा, ऑप्शन ए, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर माइनस फारेनहाइट, सॉरी, समीकरण क्या बनेगा, डिग्री सेंटीग्रेड बराबर फारेनहाइट माइनस 32 गुणे 5/9, तो क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट, जिस तापमान पर जल वाष्प संघनित होकर जल रूप में बदल जाती हो उस बूंद को कहा जाता है, जिस तापमान पर जल वाष्प संघनित होकर जल के रूप में बदल जाती है, क्या बदल जाता है, वाष्प जो होती है वह जिस ताप पर संघनित होकर जल के रूप में बदल जाती है तो उस बूंद को क्या कहा जाता है, तो उस जो जिस जब जल के रूप में बनती है तो एक बूंद बन जाती है तो उस बूंद को क्या कहा जाता है, तो उस बूंद को क्या कहा जाता है, कोर्डिनल तापमान, ओसकांक बूंद, फॉरेस्ट बूंद, ओस बूंद। तो जब वाष्प संघनित होकर जल की एक बूंद बन जाती है तो उसको कौन सी बूंद कहा जाता है, ओसकांक बूंद, ड्यू पॉइंट, क्या कहा जाता है, ओसकांक बूंद या फिर ड्यू पॉइंट भी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिवस निष्प्रभावी पौधा पादप है, कौन सा दिवस निष्प्रभावी पादप है, कौन सा जो एक पौधा है वह निष्प्रभावी पादप है, तो कौन से पौधे हैं जो निष्प्रभावी पादप है, देखते हैं कौन से हैं, टमाटर, कपास, सूरजमुखी, कुकुम्बर, गेहूं और आलू, गेहूं, जौ, बरसीम,
सूरजमुखी, गेहूं, आलू। तो इनमें से कौन से पादप पौधे हैं या कौन से पादप है जो निष्प्रभावी है? क्या है? निष्प्रभावी है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए टमाटर, कपास और सूरजमुखी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से मंडल में ओजोन परत का निर्माण होता है तथा ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है? वह कौन सा मंडल है जहां पर ओजोन परत का निर्माण होता है और उसकी ऊंचाई के साथ साथ वहां का तापमान भी बढ़ता है? तो वह कौन सा मंडल है? कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या ताप मंडल? तो कौन सा इसमें से एक मंडल है जहां पर ओजोन का निर्माण होता है? किसका? ओजोन परत का निर्माण कहां पर होता है? समताप मंडल में। किसका निर्माण? ओजोन परत का निर्माण। ओजोन परत का निर्माण। ओजोन परत का निर्माण, ओजोन परत का निर्माण किस मंडल में होता है? तो किस में होता है? समताप मंडल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मंडल सबसे अधिक गर्म होता है? कौन सा मंडल है जो सबसे अधिक गर्म रहता है? कौन सा मंडल है जो सबसे अधिक गर्म रहता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर ताप मंडल? तो कौन सा मंडल है जो सर्वाधिक गर्म रहता है? कौन सा मंडल रहेगा? ताप मंडल रहे सर्वाधिक गर्म रहता है। क्या है ताप मंडल? सर्वाधिक गर्म मंडल। सर्वाधिक गर्म, सर्वाधिक गर्म मंडल कौन सा है? तो ताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट, सनशाइन, सूर्य की किरणों की अवधि किससे किससे मापी जाती है? सूर्य के किरणों की जो अवधि होती है वह किसके द्वारा मापी जाती है? सूर्य के किरणों की अवधि किसके द्वारा मापी जाती है? तो किसके द्वारा मापी जाती है? पायरेनोमीटर, पायरेहेलियोमीटर, कैम्बेल स्टोक एनेमोमीटर। तो सनशाइन यानी कि सूर्य की किरणों की अवधि किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह किसके द्वारा मापी जाती है? कैम्बेल स्टोक के द्वारा मापी जाती है। क्या मापा जाता है? सूर्य के किरणों की अवधि, सूर्य के किरणों की अवधि, सूर्य के किरणों की अवधि किसके द्वारा मापी जाती है? कैम्बेल स्टोक के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक एल्बेडो किसका होता है? सबसे अधिक एल्बेडो किसका होता है? सबसे अधिक एल्बेडो किसका होता है? चारकोल का होता है, धान का, हिमपात, स्मो का या फिर गीली मृदा का, यानी कि काली मृदा या गीली भी इसको कह सकते हैं। तो सबसे अधिक एल्बेडो किसका होता है? तो सर्वाधिक एल्बेडो किसका होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन सी हिमपात स्मो का होता है। सर्वाधिक एल्बेडो किसका होता है? तो सर्वाधिक जो एल्बेडो होता है वह किसका होता है? हिमपात का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी व सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? पृथ्वी व सूर्य के बीच में कितनी दूरी है? किसके बीच में? पृथ्वी व सूर्य के बीच में कितनी दूरी है? तो पृथ्वी सूर्य के बीच में कितनी है? 15 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर, 1.5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर, 0.15 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर या 1.5 गुणे 10 की पावर 10 किलोमीटर। पृथ्वी व सूर्य के मध्य में कितनी दूरी है? तो पृथ्वी व सूर्य के मध्य में कितनी दूरी हो जाएगी? तो कितनी दूरी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 1.5 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, सबसे लंबा दिन किस दिवस में होता है? सबसे लंबा जो दिन होता है वह कब होता है? सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सबसे लंबा जो दिन होता है वह कब होता है? पीछे भी बता चुका हूं कब होता है, 21 जून को होता है। सबसे लंबी रात किस दिवस में होती है? सबसे लंबी रात किस दिन होती है? किस दिन होती है? 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून, 21 दिसंबर। तो जो सबसे लंबी रात होती है वह कब होती है? तो वह कब होती है? 21 दिसंबर। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर।
नेक्स्ट, दीर्घ कर्व कार्ड का उपयोग कब करते हैं? दीर्घ कर्व कार्ड का उपयोग कब किया जाता है? किसका उपयोग? दीर्घ कार्ड कर्व का उपयोग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में, दिन व रात बराबर वाले दिनों में, उपरोक्त सभी में। तो दीर्घ कर्व कार्ड का उपयोग कब किया जाता है? गर्मियों के दिनों में किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा यहाँ पर। दीर्घ कर्व कार्ड का उपयोग कब किया जाता है? तो इसका उपयोग कब किया जाता है? गर्मियों के दिनों में किया जाता है। नेक्स्ट, जीवन को नियंत्रण करने वाले सभी जीवन को नियंत्रण करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। किसने कहा? जीवन को नियंत्रण करने वाले सभी तत्वों में जलवायु आधारभूत एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? केंड्रू ने, जेथरो टुल ने, डी.एन. वालिया ने, एल.ए. रामदास ने कहा था। तो किसने कहा था? तो किसने कहा था? केंड्रू ने कहा था। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? नेक्स्ट, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है? एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है? किसमें? एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में क्या होता है? क्या होता है? कृषि से संबंधित जलवायु का अध्ययन, कृषि के संबंधित मौसम का अध्ययन, कृषि से संबंधित मौसम विज्ञान का अध्ययन, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में कृषि से संबंधित जलवायु का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, दिन प्रतिदिन के मौसम की विविधता का समन्वय अथवा समानीकरण की त्रिवर्थाकुर ने कहा था। दिन प्रतिदिन मौसम की विविधता का समन्वय अथवा सामान्यीकरण की त्रिवार्था ने कहा था। यह किसने कहा था? मौसम ने कहा, मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु। क्या होगा? जलवायु होगा। नेक्स्ट, विकिरण की क्रिया द्वारा सूर्य में पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहा जाता है। विकिरण की क्रिया के द्वारा जो पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? आतपन इंसोलेस कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, प्रति मिनट 1 सेंटीमीटर वर्ग में प्राप्त कैलोरी ऊर्जा से पृथ्वी पर प्राप्त होती है उसे कहा जाता है। प्रति मिनट 1 सेंटीमीटर वर्ग में प्राप्त कैलोरी ऊर्जा जो पृथ्वी पर प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? लैप्स रेट, शुष्क लैप्स रेट, सोलर नियतांक, आतपन। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है सोलर नियतांक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, मौसम के एकीकरण को कहा जाता है। मौसम के एकीकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, प्रिसिपिटेशन। मौसम के एकीकरण को कहा जाता है। तो मौसम के एकीकरण को जलवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलवायु। इसको मौसम के एकीकरण को कहा जाता है। मौसम के एकीकरण को जलवायु कहा जाता है। नेक्स्ट, पौधे की दिन में प्रकाश की अवधि के प्रति अनुक्रिया या प्रभाव को कहा जाता है। पौधे के दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रति अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रदीप्ति कालिका कहा जाता है। क्या? प्रदीप्ति कालिका। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, लघु दिवस पादप में प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। लघु दिवस पादप में पादप प्रकाश की अवधि की कितनी आवश्यकता होती है? तो लघु दिवस पादप में पादप प्रकाश की कितनी आवश्यकता होती है? तो कितनी आवश्यकता होती है? तो होती है
ग्रेटर देन 10 घंटे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लघु दिवस पादप पादप है? डी एसडीपी पादप है। निम्न में से कौन सा लघु दिवस पादप है? लघु दिवस पादप इनमें से कौन सा है? कौन सा है? धान है, मक्का है, मूंग है या फिर उपरोक्त सभी है? तो इनमें से लघु दिवस पादप कौन से हैं? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। धान भी है, मक्का भी है और मूंग भी है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट, दीर्घ दिवस पादप पादप में प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। दीर्घ दिवस पादप में पादप प्रकाश की आवश्यकता कितनी होती है? तो आवश्यकता कितनी होती है? लेस देन 10 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या होगा? दीर्घ दिवस पादप में पादप प्रकाश की अवधि कितनी होती है? लेस देन 10 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दीर्घ दिवस पादप पादप नहीं है? कौन सा दीर्घ दिवस पादप नहीं है? तो कौन सा है पादप जो दीर्घ दिवस पादप नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा ज्वार। ज्वार क्या है? एक दीर्घ दिवस पादप नहीं है। तो यह कैसा है? लघु दिवस पादप। क्या है? लघु लघु दिवस पादप है। नेक्स्ट, ऐसे पौधे जिनकी पुष्पन प्रक्रिया एक निश्चित प्रकाश की अवधि में हो उसे कहा जाता है। ऐसे पौधे जिसके पुष्पन की प्रक्रिया एक निश्चित अवधि में हो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती कहा जाता है। मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पादप कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पादप कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पादप है? कौन सा मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पादप है? तो कौन सा मध्यवर्तीय पादप है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी गन्ना बिल्कुल राइट रहेगा। कैसा पादप है गन्ना? मध्यवर्ती इंटरमीडिएट पादप है। नेक्स्ट, मध्यवर्तीय पादप में पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि की कितना आवश्यकता अवधि की कितनी आवश्यकता होती है? मध्यवर्ती पादपों में पुष्पन के लिए प्रकाश की कितनी अवधि की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 12 से 14 घंटे। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट, ऐसे पादप जिनको पुष्पन की प्रक्रिया के लिए प्रकाश की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाता है। ऐसे पादप जिनको पुष्पन की प्रक्रिया के लिए पादप प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? एसडीपी पादप, एलडीपी पादप, मध्यवर्ती पादप, डीएनपी पादप। तो वह पादप जिनको जिनको पुष्पन के लिए पादप प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है? तो डीएनपी पादप कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दिवस निष्प्रभावी पौधा पादप है? कौन सा दिवस निष्प्रभावी पौधा पादप है? कौन सा निष्प्रभावी दिवस पौधा पादप है? तो कौन सा हो जाएगा? कपास है, सूरजमुखी है, बकवेट है या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा निष्प्रभावी पौधा पादप है? तो कौन सा है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान के मध्य तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि अधिकतम होती है उसे कहा जाता है। न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान के मध्य तापमान तापमान जिस पर पौधे की वृद्धि अधिकतम होती है उसको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनल तापमान, इष्टतम तापमान, बेस तापमान, अधिकतम तापमान। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है इष्टतम तापमान। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, पौधे के लिए न्यूनतम, इष्टतम व अधिकतम तापमान की आवश्यकता को कहा जाता है। ऐसे पौधे जिनको न्यूनतम, इष्टतम और अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है तो उस तापमान को क्या कहा जाता है? तो जो तापमान होता है न्यूनतम, इष्टतम व अधिकतम तापमान की आवश्यकता कौन सा तापमान कहलाता है? तो कौन सा तापमान कहलाता है? कोऑर्डिनल तापमान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, तापमान में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी के साथ साथ जैविक क्रियाओं की गति दुगनी या अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है।
तापमान में प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी के साथ साथ क्या होता है, जैविक क्रियाओं की गति दुगनी हो जाती है या अधिक हो जाती है। तो उस क्रिया उसे क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तापमान गुणांक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। जहां पर 10 डिग्री प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की बढ़ोतरी होती है और जैविक क्रिया की गति दुगनी हो जाती है, तो उस समय कौन सा तापमान, उसे क्या कहते हैं, तापमान गुणांक कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, खरीफ की फसल के लिए अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। खरीफ के फसल के लिए अंकुरण के लिए तापमान कितना आवश्यक है, तो कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक है, 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को कहा जाता है। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या कोई नहीं। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ अनुपात को कहा जाता है। किसी निश्चित तापमान पर वायु की उपस्थित आर्द्रता और उसके साथ उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता के साथ है अनुपात को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सापेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।